त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। काफी 3 सप्ताह की लंबी एक ब्रेक के बाद हम आज फिर आपके सामने हाजिर हुए। आज हमारे साथ जो देश में अब सारे देश की नजरें जिस आंदोलन पे जुड़ी है, जो सारे देश के अन्नदाता है और जो विगत 29 दिन से लगभग महीना हो गया है, महीना भर से जो दिल्ली के इर्द गिर्द के बॉर्डरों पे अपना आंदोलन जारी रखे हुए है, जो कि 3 कानून जो बनाए गए हैं उन कानूनों को पूरी तरह से हटाने की मांग किसानों ने की है। लगभग 45 संगठनाएं इसमें शामिल है और आंदोलन 29 दिन से जैसे के वैसे डटा है। और हमें आज फक्र की बात है कि इस आंदोलन से जुड़े हुए, इस आंदोलन में शामिल हुए शख्स और जिन्होंने कृषि और किसानों के संदर्भ में बहुत सारी बातें की है, बहुत सारा चिंतन किया है, बहुत सारे विचार हमारे सामने रखे हैं। ऐसे माननीय सुरेश कुमार द्रविड़ जी, आपका त्रिवेज मीडिया में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। जय भीम जय वनवासी। हाँ सर, आप अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर या अन्य बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले इस आंदोलन में आप खुद शामिल हुए हैं। यह आंदोलन की स्थिति क्या है, कैसी है, यह आंदोलन क्यों है, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को एक प्राइमरी तौर पे कुछ बातें बताएं। देखिए, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 3 बिल बनाए जो आज कानून के रूप में हम उनको जानते हैं। ये जो तीनों कानून हैं, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा प्रदान करना कानून 2020, ये पहला कानून है। इसको इंग्लिश में द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये पहला कानून है। दूसरा जो कानून है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, ये द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये एक दूसरा कानून है। तीसरा जो कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, ये पहले का एक कानून था 1955 से बना हुआ, उसमें एक संशोधन किया गया है और ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है 27 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया है। और इसमें जो कृषि से संबंधित ये तीनों कानून है। पहले ज्यादातर जो कृषि पर जो कानून है वो राज्य बनाता था, लेकिन अब ये केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए और ये जो 3 कानून बनाए गए हैं ये जो किसान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। क्यों घातक सिद्ध होंगे? ये ऐसे कानून हैं, पढ़ने में देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके जो परिणाम हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। जैसे अगर आप मीठी खीर में अगर जहर डाल दिया जाए तो वो खीर बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही ये कानून है, ये कानून मतलब कि उस मीठी खीर की तरह हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप में बहुत खतरनाक सिद्ध होंगे। और ये मुख्यतः जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके हित में बनाए गए हैं और उनके हित में उनको फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। और इस तरीके से कोरोना के काल में बनाए गए, कोरोना के काल में ऑर्डिनेंस ला करके, और इन पर जो सर्वे नहीं किया गया और इन बिल के बनाने से मतलब बाकी जनता को क्या नुकसान होगा उसका भी सर्वे नहीं किया गया, उसका मूल्यांकन नहीं किया गया, उसका विश्लेषण नहीं किया गया। ये एक प्रश्न चिन्ह है सरकार पर कि अगर वो ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों के अतिरिक्त आप जैसे मजदूर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छात्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नौजवान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो सारी इस तरह की जो दिक्कत थी, तो उसका पहले कुछ सर्वे होना चाहिए था। जैसे प्रवर समिति होती हैं उनको नहीं भेजे गए, तो इन पर और संसद में भी बिना चर्चा के और बिना वोटिंग के इनको पास कर दिया गया ध्वनिमत से। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये सरकार की इन मतलब के
प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए, कोरोना में क्यों उठाए, और जो संवैधानिक एक प्रक्रिया, संविधान का तौर तरीकों को इसमें पूर्ण रूप से शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये जो इस तरह के सवाल हैं तो ये खड़े हो गए हैं, और इनको लेकर के आज जो भारत का किसान है, और उसमें मुख्यतः ये शुरुआत हरियाणा और पंजाब के किसानों से ने की, लेकिन अब पूरे देश के किसान इसके साथ जुट गए हैं। तो ये जो है इससे कई परिणाम होंगे। जैसे अगर इसमें एक निजी मंडी का प्रोविजन है, तो निजी मंडी जब सरकारी मंडी और निजी मंडी, तो पहले क्या है, निजी मंडियां बहुत बेनिफिट देंगी। जैसे आप देखेंगे सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी स्कूलों के साथ जो प्राइवेट स्कूल शुरू किए गए, तो प्राइवेट स्कूलों में बेनिफिट दिए या धीरे धीरे वो सरकारी स्कूल खत्म होने शुरू हो गए। अभी भी ऐसा होगा, जैसे जियो कंपनी ने पहले मतलब कि वो बहुत बेनिफिट दिए उपभोक्ता को, फिर बाद में धीरे धीरे उनकी जो राशि है वो बढ़ा दी, 99, 199, 299, 399, ऐसे वो बढ़ा दी। तो ऐसे अब वो निजी मंडी में जो जाएगा किसान, उसको बहुत बेनिफिट देंगे, अभी बहुत प्रोत्साहित करेंगे उसको, सोने के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह का प्रबंध कर देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे उसके लिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो क्या नाम है, जब वो सरकारी मंडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब वो मंडी के अंदर जाएगा, निजी मंडी के अंदर, वहां पर उसको चार्ज देना पड़ेगा। ऐसी प्रक्रिया होगी तो वो उसके अंदर जाएगा, तो उसको आने का भी जाने का भी। अगर वो कहेगा कि मैंने कुछ खरीदा नहीं, बेचा नहीं, कि नहीं खरीदा बेचा कोई बात नहीं, आप इसके अंदर गए हो, आपने एंट्री की है, नहीं खरीदा बेचना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, आप अंदर गए हो तो इसलिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, इस तरह के चार्ज लगेंगे। दूसरा, इससे बहुत और भी बहुत सारे नुकसान होंगे। जैसे आप देखेंगे जो किसान है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट घराने हैं, वो काफी 1-1 हजार पेज के एग्रीमेंट करेंगे। इसमें एग्रीमेंट है जो करार करेंगे, वो एग्रीमेंट जो करेंगे, एग्रीमेंट में किसान पढ़ नहीं पाएगा। जैसे आप देखते हैं अब बहुत सारे लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में, जब बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर या बैंक के अधिकारी कर्मचारी उससे साइन करवाते हैं, तो वो ऐसे साइन करता है, धड़ाधड़ साइन करता है, उसे मतलब कि लोन लेना है, उसकी जरूरत है, उसकी मजबूरी है, लेकिन वो कभी इतना नहीं पढ़ पाता। पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं पढ़ पाते कि इसमें क्या लिखा है, क्या करार मैंने किया है, मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा इस करार का, क्या परिणाम हो सकते हैं। जब एक पढ़ा लिखा आदमी उस तरह के एग्रीमेंट नहीं देखता, तो किसान कैसे इस तरह के एग्रीमेंट देख पाएगा। तो किसान की उसमें धीरे धीरे जमीन गिरवी रख ली जाएगी, और जमीन गिरवी रखने से उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसके केवल किसानों पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी तबकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए किसानों ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया कि हम अपनी जो जमीन है वो गिरवी नहीं रखने देंगे, और ये जमीन हमारी अपनी है, और इस जमीन से जो उत्पाद है उसके लिए एमएसपी बनना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो वो इस तरह की डिमांड लेकर के, और मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए, और उनकी जमीन को कोई भी इस पर कोई डाका ना डाल सके, तो इसको लेकर के किसानों ने शुरुआत की। और ये आंदोलन लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, और अब दिल्ली में लगातार चल रहा है, जिसमें मैं भी शरीक हुआ इस आंदोलन में, और टिकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर, ढांसा बॉर्डर पर मुझे बोलने का मौका भी दिया उन साथियों ने। और मैं, वो पंजाब से आ रहे थे, तो मैं रास्ते में भी उनके साथ मिलता हुआ, उनका साथ सहयोग करता हुआ मतलब आया, और उनको दिल्ली तक पहुंचाने में हमारे संगठन के साथियों ने और भी दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी इस मामले में किसानों की मदद की, क्योंकि ये मुद्दा किसानों को भी प्रभावित करने वाला है। तो ये बात आपने विस्तार से रखी। आज जो सरकार की तरफ से जो किसानों के संदर्भ में जो संबोधन आया, उसमें खासतौर पे 3 बातें उभर कर आई है। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये जो छोटे किसान जो है, जिनका 1-2 एकड़ के साथ संबंध होता है, वो किसान आज की व्यवस्था में ये जो एमएसपी है, इसमें उनको ज्यादातर लाभ नहीं मिल पाता। ये एक बात। दूसरा, जो मंडी का आपने जिक्र किया कि केरला के स्टेट में ऐसी सरकारी मंडी नहीं है, ऐसा उनका जिक्र रहा है। और तीसरी बात जो आमतौर पे बोलचाल में आ रही है कि कहीं ना कहीं एमएसपी की जो बात थी कि कृषि उत्पाद को मिनिमम जो कीमत मिलनी चाहिए, उसको लेकर किसान जो आए थे,
तो इसका लाभ जो है वो छोटे किसानों को नहीं मिल पाया, ऐसे संबोधन की बातों से उभर कर आया है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें एक उदाहरण बिहार का है। केरल केरल राज्य में जो सरकारें रही हैं, वहां कई बार दूसरी आइडियोलॉजी की सरकारें रही हैं। ज्यादातर जैसे कम्युनिस्ट लोग वहां पर रहे हैं। वहां पढ़े लिखे लोग भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा लोग हैं। तो वहां का मामला मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन जैसे बिहार को अगर आप देखते हैं, तो बिहार में इस फार्मूले को 2006 में लागू किया गया। 2006। तो उसके बाद वहां के किसानों की क्या स्थिति। दूसरा जो है कि जो ये बात आ रही है कि जैसे लगभग 86% जो लोग हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। लेकिन ये किसे बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं? फिर ये सरकार जो कह रही है, सरकार किसे बेनिफिट देना चाहती है? जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमि है, उन लोगों को बेनिफिट देना चाहती है। तो जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूमि है, तो इसका मतलब उनके फायदे के लिए बनाए गए हैं। जब आप जैसे बता रहे हैं कि छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं होगा, तो फिर क्या बड़े किसानों के लाभ के लिए? और बड़े किसान क्या, जो बड़े जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा बड़ी जमीनें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे कि आज तक की जो व्यवस्था चलकर आई है उससे छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचा, हमारे इन कानूनों से छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा, ऐसा उनका दावा है। मुझे लगता है ये दावा उनका गलत है, क्योंकि वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम 22,000 मंडियां बनाएंगे। अभी तक उनसे पूछा जाए कितनी मंडियां उन्होंने बनाई। तो इस कानून को अब जब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये जो छोटा किसान है वो कैसे दूसरी जगह बेचने जाएगा। आप क्या इसकी कल्पना कर सकते हैं? कोई महाराष्ट्र का किसान हरियाणा में बेचने जाएगा, हरियाणा का किसान बिहार में बेचने जाएगा अपनी फसल को? जब वो अपनी फसल को स्थिति में नहीं है बेचने की स्थिति में, तो इन कानूनों की क्या जरूरत है? दूसरा, ये किसानों ने ये कानून चाहे ही नहीं। तो उनके लिए आज किसान के लिए क्या चाहिए? किसान को ये चाहिए था खेत में पानी कैसे जाए। जहां पर जिस जमीन को जिस जो कृषि जहां पर की जा रही है, उस जमीन को पानी की जरूरत थी, उसके लिए कानून बनाना चाहिए था। वो पानी कैसे पहुंचेगा? जैसे लगभग हमारे जो कृषि विशेषज्ञ वो मानते 30% भूमि पर ही खेती हो रही है, बाकी भूमि पर खेती कैसे की जाएगी, उसका बंदोबस्त करना चाहिए था। भूमि सुधार कानून लागू करने चाहिए थे। तो सरकार ने उस तरफ उसका ध्यान नहीं दिया, और ये जो एक्ट लेकर के आ रही है, इससे जो छोटे किसान है उनका भी नुकसान होगा, बड़े किसान है उनका भी नुकसान होगा। क्योंकि वो बड़े बड़े एग्रीमेंट जो कंपनियां करेंगी, क्योंकि वो किसान भी उससे बच नहीं पाएगा जब उसकी आसपास की जमीन है। और जब ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकारी अभी आप, मैं एक मोटी ही बात बताऊं, मैं हरियाणा राज्य से संबंध रखता हूं। हरियाणा राज्य में अगर ये कानून लागू होते हैं तो इनका क्या असर पड़ेगा? जैसे वहां पर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड है, मंडी मार्केट कमेटी है, तो ऐसे ही बीज विकास निगम है, वेयर हाउस है, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस है, वहां हैफड है, हैफड के गोदाम अलग से हैं, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारतीय खाद्य निगम जो केंद्र के अधीन है, उसके गोदाम है। तो ये सारे डिपार्टमेंट प्रभावित होंगे धीरे धीरे। ये कितने डिपार्टमेंट हैं? हर राज्य में 25-30 डिपार्टमेंट से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो 25-30 डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे, उनके कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। और जब ये वहां की सुविधाएं हैं, जो आपको सरकारी जो एजेंसी है वो बंद हो जाएंगी, तो छोटे किसान को वो लाभ भी नहीं मिलेगा। अब छोटे किसान को जरूरत क्या थी? अब जैसे मान लेते किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, उसके पास वो एक ट्रैक्टर वाला नहीं जाता, उसको मतलब उसमें सिंचाई की दिक्कत है, बोने की दिक्कत है, उसकी जो तो उसके लिए सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। उसकी दिक्कत क्या है? छोटे किसान है, छोटे किसान आधा एकड़ वाला है, एक डबड़े वाला है, वो अपनी भूमि को बेच रहा है। इसलिए बेच रहा है कि उसके खेत में कोई उसको ना बैल रख सकता, और ना आज बैलों का मतलब कि जमाना रहा, और ना उस ट्रैक्टर खरीद सकता। और जो बड़े जमींदार है, बड़े घराने, ट्रैक्टर वाला उसके पास इतना कई बार जाता भी नहीं। उनके लिए जो दिक्कत है, सरकार ने इस बिल में उसका क्या समाधान किया है? इस बिल में वो चीज कहीं भी ऐसी नजर नहीं आती। अगर उसका सरकार का ये तर्क है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी किसान है, किसान
से संबंध रखते हैं, ये सबके लिए घातक होगा। जैसे जो चाहे जिसके पास 15-20 एकड़ जमीन है उसको भी नुकसान होगा, जिसके पास 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ है जमीन है उसको भी नुकसान होगा। और उसके साथ उसे भी नुकसान होगा, जैसे अब किसानों के खेतों में आप हरियाणा, पंजाब में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो जो औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, वंचित तबके की औरतें हैं, मजदूर जो घरानों से संबंध रखती है, वो उनके खेतों में जाकर के घास फूस नार लेकर के आती हैं। वो नार वहां से फिर अपने घर में गाय पालती हैं, भेड़ पालती हैं, बकरी पालती हैं, भैंस पालती हैं, उनका दूध बेचती हैं और भैंस बेचती हैं। और कई औरतें इस तरीके से काम चलाती है, वो साल में एक भैंस बेच लेती हैं 80-90 हजार की, जिससे उनका गुजर बसर चलता है। तो ये भी प्रभावित होगा, केवल किसानों का नहीं, ये तो मजदूर वर्ग को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे फसलों की कटाई की मशीनें आ गई हैं। अब जब ये उद्योगपतियों के करार होंगे, उद्योगपतियों के कब्जे में जमीन आएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा का मतलब है कि वो जो काम है वो सारा काम मशीनों से करवाएंगे। इवन जो कपास चुगते उसकी भी मशीनें आ गई हैं। तो आप फसल काटते, गेहूं काटते हैं, जीरी काटते हैं, तो उसकी मशीनें हैं, तो वो मजदूर से नहीं कराया जाएगा, मजदूर उस पर भी सीधे तौर पर प्रभावित होगा, केवल किसान ही नहीं प्रभावित होगा। तो ये जो सरकार ऐसा कह रही है उसका तर्क बिल्कुल ही गलत है, तथ्यहीन है, क्योंकि उसने जो 1 एकड़ 2 एकड़ का जो किसान है उसकी वास्तविक समस्या क्या है, उस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, उस पर कोई चिंतन मनन नहीं किया गया है। और ये सभी जो किसानों के लिए घातक सिद्ध होगा। आपने जो बात कही है कि जो छोटे किसान जो होते हैं, 1-2 एकड़ जमीन जिनके पास हो, वो अपने जमीन पे कुछ उत्पाद करना चाहे तो लागत नहीं कर सकते। तो ऐसे किसानों के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उनके लिए लागत किसी कैपिटलिस्ट की तरफ से होगी और जमीन उनकी होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक तरीका इस तरह से देखा जा रहा है। दूसरा, जो नई मशीनरी जो आ रही है खेतों में काम के लिए, तो इससे पहले भी अभी पंजाब में जो है गेहूं की फसल का निकालने के लिए मशीनें हैं, जो आजकल महाराष्ट्र की सारी खेतों में भी वो नजर आते हैं, पंजाब से आकर यहाँ भी वो दिखते हैं। तो इससे पहले भी खेतों में जो है आधुनिक जो यंत्र सामग्री जो होती है, मशीनरी होती है, वो तो आ चुकी है। फिर इसका एक कैसे असर होगा निश्चित तौर पे? मैं इसके 3 उदाहरण देना चाहूंगा। ये उदाहरण जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हैं, इसमें पहला उदाहरण है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको है, उसने गुजरात के करीब मतलब लगभग 9 गरीब किसानों के पर करार किया और उनके द्वारा रजिस्टर्ड आलू मतलब पैदा करने की बारे में ये करार हुआ। और जब आलू की जो खेती के लिए ये बात आई तो पेप्सिको कंपनी ने कहा कि ये जो आलू है, ये आलू तो जिस क्वालिटी का हमने कहा था उस क्वालिटी का नहीं है। और उन पर इस कंपनी ने, पेप्सिको कंपनी थी, 5 करोड़ का मुआवजा ठोक दिया, 5 करोड़ का मुआवजा। ये एक उदाहरण है। अब इसके साथ दूसरा जो उदाहरण आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जहां मजीसा एग्रो प्रोडक्ट एक कंपनी है, इस कंपनी ने वहां के 7 जिले थे, 7 जिलों में 5000 किसानों से 1500 एकड़ से अधिक रकबे पर काले चावल की फसल की खरीदी का समझौता किया कि हम इस पर काला चावल उगाइए, उसका एक एग्रीमेंट हुआ। तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या हुआ, इस कंपनी ने क्या किया, लेकिन उत्पादन के बाद इस कंपनी ने या तो फसल ही नहीं खरीदी या जो चेक दिए थे किसानों को, चेक ही बाउंस हो गए। मतलब ये कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी साजिश है, किसानों को चेक दिए और वो चेक बाउंस हो गए। आज तक मतलब किसानों को उनके नुकसान के 22 करोड़ रुपए नहीं मिले। ये एक दूसरा उदाहरण है कि उनको जो मिलना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये उनको स्मूथली नहीं मिला। और अब वो अपील भी नहीं कर सकेगा किसान, कोर्ट नहीं जा सकेगा, वो एसडीएम डीएम तक जा सकेगा, डीसी तक, डिप्टी कमिश्नर तक। और वो किसके उसमें होते हैं, एसडीएम है या डीसी है, वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, राजनेताओं के इशारे पर काम करते हैं, जो उसमें बड़े प्रभावशाली लोग हैं। तो ये दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण पंजाब का है। फिर पेप्सिको कंपनी ने आलू और टमाटर की खेती करवाई
और गुणवत्ता के नाम पर निर्धारित मूल्य पर खरीदने से मुकर गई। क्या किया कि वहां पर है कि भैया एक डायग्राम बनाएगा, आपका आलू इसमें को क्रॉस हो रहा है, ये तो हमारी क्वालिटी के मुताबिक नहीं है, ये प्रकृति का सिस्टम है। आप उसको कह रहे हो कि इतना मोटा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो कैसे होगा? फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो होगा करार, उसमें आपको केवल ये नहीं, बीज भी उस कंपनी जो आपको कहेगी ये बीज इस कंपनी का बोना है, आपको ये खाद डालना है, और फिर भी आप अगर वो फसल उस तरह की नहीं बनी, वो बोलेंगे आपने सही तरीके से देखभाल नहीं की, और वहां से उठ करके वो सीधा चला जाएगा बाजार में। तो इसके कितने बड़े दुष्परिणाम होंगे। आज हमें गेहूं चावल जो मिल रहा है, आज गेहूं चावल हमने 15-20 रुपए किलो भी मिल रहा है, तो आप उसका आटा क्या 50 रुपए किलो नहीं मिलेगा? फिर ये क्या आम जनता को नहीं मिलेगा? केवल किसानों को नहीं, ये तो सबको मिलना फिर 50-100 रुपए किलो। दूसरा, इससे मतलब कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम था, जो पीडीएस, जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप वो भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि किसान जो एग्रीमेंट जो सीधे उनसे करेगा कंपनियों से, कंपनियां ले जाएंगी उसके अनाज को। तो जो सरकार की तरफ से अनाज गरीब आदमी को मिलता था, वो पीले राशन कार्ड पर मिलता था, या राशन कार्डों पर, या राशन डिपो पर मिलता था, उसकी क्या प्रक्रिया अपना जाएगी? सरकार ने उसको कहां डाला इस कानून में, और उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? तो बहुत सारे पहलू जो है वो सरकार ने उसका विश्लेषण ठीक तरीके से नहीं किया, या तो जल्दबाजी में लेकर के आए, या फिर वो इस देश के जो किसान हैं उनको भिखारी बनाना चाहते हैं, और वो भिखारी बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है कि वो इस देश की राजनीति में हिस्सा ना ले सके, वो इस देश में व्यापारी भी बनने लगे थे, वो व्यापारी ना बन सके, और उनको मुझे लगता है कि वो मनुस्मृति के जो कानून है कि उनके पास धन नहीं होना चाहिए, उनके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो जैसे मोस्टली जो शूद्र है किसान, जो मूल निवासी कह सकते हैं, उनको बहुजन कह सकते हो, तो इसलिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। और ये जो है ठेका प्रथा प्रणाली के जो है वो किसानों से बहुत मामूली दामों पर खरीदेंगे, और उसको बड़े पैमाने पर उसको बेचा जाएगा, ऊंचे दामों पर बेचा जाएगा। आप इसके और भी उदाहरण देख सकते हैं। अगर इसके उदाहरण आप अगर ये एमआरपी एमएसपी का जो मसला है, तो ये फिर दवाइयों की फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं है? बाकी उत्पाद हैं उन पे क्यों नहीं है? अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, एक टुडे सेफ इंजेक्शन है। टुडे सेफ इंजेक्शन वो ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिया जाता है, और वो क्या नाम है, लगभग वो एमआरपी उसका 450-500 रुपए ही होगा, 450-500 रुपए है, और उसको जो उसके एजेंट है 15-15 रुपए में भी कई बार बेच जाते हैं। और जब डॉक्टर उस इंजेक्शन को लगाता है तो उसका 5,000 रुपए चार्ज लेता है। तो ये कहां की न्याय प्रक्रिया है? अभी इसके साथ आप और भी अगर इस तरह की उदाहरण अगर आप देखेंगे, जो मूल्य निर्धारक विभाग है, आईएएस मार्का जो लगाते हैं, वो ईमानदारी के साथ एमआरपी वो लगाते हैं क्या? इसमें आप एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक गोली है, उस पे जो लागत है जो 7 रुपए आती है, ये 2-3 साल पहले का आंकड़ा है, अखबारों में छपा था। अब ये 7 रुपए उस पर वास्तविक खर्च आता है, और वो 120 रुपए की मिलती थी अभी, मतलब 2-3 साल पहले, अभी और बढ़ गई होगी। तो लगभग 17-18 गुना वो उसका एमआरपी डिसाइड कर दिया। कैसे डिसाइड कर दिया? जबकि जो किसान है वो अपनी मेहनत करता है, उस पर उसकी मतलब पूरा परिवार लगता है, उसमें बीज लगाता है, उसकी खेत की वो उसकी बिजाई या उसकी खुदाई जो भी करता है, तो उसके बावजूद उसको क्यों नहीं एमआरपी मिल रहा? तो अब इनको ये 17 गुना दे रही हैं, तो किसान को क्या 17 गुना नहीं मिलना चाहिए? किसान की जो लागत है उसको भी इसका 17 गुना मिलना चाहिए। या फिर इस तरह की ये बदमाशी, इस तरह की आप और बिस्कुट देखिए, नमकीन देखिए, बहुत सारे बिस्किट देखिए, उनमें आप ये एमआरपी कितना है, उस पर कितनी वास्तविक लागत है, और उसका कितना गुना बेनिफिट वो जा रहा है, और वो जो ये कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो कितना बड़ा वातावरण का नुकसान कर रही हैं, जिसका हर आदमी शिकार हो रहा है, उनको ये कंपनियां क्या दे रही है, क्या बेनिफिट दे रही है? तो इसलिए हमें किस लिए सरकार चाहिए? सरकार इसलिए चाहिए कि लोगों का कल्याण करे, लोगों की जरूरतों को पूरा करे, और हमारे संविधान के मुताबिक ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करे, इस देश के नागरिकों को रोजगार दिलाए, उनकी शिक्षा का प्रबंध करे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे। अगर सरकार ये नहीं कर सकती
तो फिर किस लिए सरकार चाहिए? हमें क्यों सरकार चाहिए? हम सरकार को क्यों टैक्स दें? हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, तो वो किस लिए दे रहे हैं? लेकिन किसान की बात आ रही है, मजदूर की बात आ रही है, तो किसान वो क्या नाम है, सरकार क्या ना कन्नी काट रही कि कहां से लाए? तो मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ के किसान और मजदूर के साथ चल रही है, और आज किसान और मजदूर को इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक किसान और मजदूर के साथ साथ यहाँ का उपभोक्ता जो कि मिडिल क्लास है वो भी इससे कुछ न कुछ हद तक प्रभावित होने वाला है, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन आज फिलहाल मैं अभी सवाल जो पूछना चाहता हूं कि अभी जो तीनों कानून है उनको पूरी तरह से हटाने की मांग किसान आंदोलन की आज की है, और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो आज तक का जो दौर चला है सत्ताधारी और राजनीति के माध्यम से, तो किसानों की सब्सिडी देना और उनका ऋण जो है, बैंक जो ऋण है उनको माफ करना, इसमें चल रहा है। कहीं ना कहीं इस सारी प्रक्रिया को लेकर किसानों की आत्महत्या भी देश भर चली है। कोई उस पे ऐसा सुझाव या कोई उपाय इस तरह से नहीं आया कि इस समस्या का हल हो। तो फिर ये सारी समस्याएं इससे पहले चली, अभी ये कानून की एक नई आपकी समस्या खड़ी हो गई, तो फिर इसका हल एक तरह से क्या होगा? इसका हल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल रखा। ये अभी देश में जो किसानों की आत्महत्याओं में संख्या है जो निरंतर बढ़ती जा रही है, और मोदी गवर्नमेंट के पिछले जो 6 साल के राज्यों में किसानों की आत्महत्या की जो दर है वो 40% बढ़ी। 40% बढ़ोतरी हुई अभी पिछले 6 साल में। और 6 साल में बढ़ने के बाद अब जो सरकार ने क्या किया, सरकार ने किसानों की आत्महत्याओं से जो संबंधित जो आंकड़े थे वो इकट्ठे करने पर ही रोक लगा दी, प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। तो एक बात यह है कि किसानों का, मैं भी ये समर्थक नहीं हूं इस बात का कि किसानों के ऋण माफ किए जाएं। मैं ये चाहता हूं कि किसानों को ऋण लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और किसानों के ऋण माफ की बजाय उनको वापिस क्यों नहीं लुटा पा रहे जो ऋण ले रहे हैं। तो सरकार को ये जो लोग मरे, जो भी किसान जिन्होंने आत्महत्या की, उसका एक रिसर्च करना चाहिए था कि बेसिक कारण क्या है, क्या क्या उनको दिक्कत आई, क्या क्या उनको परेशानी आई, और उनको ये इस तरह का स्टेप क्यों उठाना पड़ा। तो अगर यहाँ उसका एक समाधान नजर आता कि उनके सामने किस किस चीज की दिक्कत थी। अगर आज किसान अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाए तो उसको बहुत महंगी फीसों पर पढ़ाना पड़ेगा। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 53,000 से एमबीबीएस की फीस जो है 10 लाख सीधे कर दी है, और 10 लाख करके वो 7 साल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट में नौकरी भी करेगा, कुछ इस तरह का। मैं इसको अच्छा मानता हूं, चलो वो क्या नाम है, एक सेवा दे। लेकिन वो 53,000 से सीधे 10 लाख जो फीस करना कहां तक उचित है? और 10 लाख फीस कर दी, अगर उसके घर में 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक लड़का और लड़की है, लड़के का एडमिशन कराया गया, लड़की का। अब हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो वहां पर क्या होगा, लड़की का एडमिशन हो रहा, लड़के का हो रहा, दोनों का एडमिशन हो गया, तो लड़के को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो बेसिक कारण क्या है? ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका फसल का ना पैदा होना एक कारण हो सकता है, उनकी जो जरूरतें हैं वो कारण हो सकता है। तो सरकार को उनकी जरूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी फसलें ज्यादा से ज्यादा कैसे पैदा होती। जैसे अभी मंडी का एक फार्मूला था, अब 7,000 मंडियां हैं इस देश में, जबकि इस देश में 45,000 मंडियां चाहिए। अब अगर उसको नजदीक मंडी हो तो उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज कम लगेगा। तो ये सरकार को ये विश्लेषण बिल्कुल नहीं करी सरकार, जो इसको करना चाहिए था सरकार को। इसी तरीके से उसके खेत में लागत कितनी है, पैदावार कितनी है, और उसकी जरूरतें क्या है, उसकी जरूरत के मुताबिक से क्या कदम उठाने चाहिए। सरकारों ने वो कदम नहीं उठाए। अगर वो कदम उठाती तो किसान आत्महत्या नहीं करते। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता किसानों के लिए एक अलग से एक ऐसा आयोग बने, और जिसमें इनकी समस्याओं का समाधान हो, इन पे रिसर्च हो, और रिसर्च हो करके इनके समाधान के तरीके ढूंढे जाएं। उनकी कितनी लागत है, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं उनको और उसके हल करने के मामले उसमें ढूंढे जाएं। अगर ऐसा किया जाए
तो किसानों की आत्महत्या रुक सकती है और उनकी जरूरत की जो चीजें हैं वो उनको, जैसे अभी दवाई की मैंने बात की, अब किसान को भी दवाई चाहिए, अगर वो कितनी महंगी दवाई है, अब वो उसको खरीदनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है। अगर घर में एक दो आदमी बीमार हो गया तो परेशानी खड़ी हो जाती। तो अगर उसको वहां उसको बेनिफिट मिले, उसको ये महंगी दवाइयां ना खरीदनी पड़े, महंगे प्रोडक्ट ना खरीदने पड़े, तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन उसको अगर ये बहुत महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी तो उस निश्चित रूप से उसकी जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए मैं मुख्यतः सरकारों को ही जिम्मेवार मानता हूं। जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी की, चाहे दूसरी कोई सरकारें रही हो, क्योंकि किसानों से संबंधित, और राज्य सरकारें भी, क्योंकि राज्य जैसे कृषि का मुद्दा, जो कृषि का मुद्दा राज्य का था, तो उन्होंने भी ठोस कदम इसमें नहीं उठाए। इसके लिए मुख्यतः सरकारें जिम्मेवार हैं और और इसके साथ वो किसानों के नेता भी इसमें जिम्मेवार हैं। किसानों के जो नेताओं ने एक बढ़िया कृषि नीति नहीं बनवाई आज तक, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि किसानों के नेता अगर वास्तविक रूप में गंभीर होते तो एक अच्छी कृषि नीति वो किसानों के पक्ष में बनवाते, जिससे किसानों को आज आत्महत्याएं नहीं करनी पड़ती, किसान भी स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती, उनके खान पान की जो चीजें हैं अच्छे तरीके से मिल पाती, उनका रहन सहन बढ़िया हो पाता और उन्हें कहीं भी उनके मान सम्मान को चोट ना पहुंचती या इस तरह की कोई दिक्कत ना आती कि ज्यादा उनको ऋण ना लेना पड़े, और ऋण लेना पड़े तो कैसे उसका चुकाया जाए, वो उसको जान पाते और आत्महत्या से बच सकते थे। तो इसके लिए मुख्यतः सरकार और सरकार की जो नीति है और किसानों ने जो कृषि के संबंध में जो किसान नेता बोल रहे हैं अपने आप को, उन्होंने आज तक किसान के मुद्दे पर अच्छे तरीके से संसद में चर्चा नहीं की। ये लोग मुझे इसके लिए जिम्मेवार लगते हैं, लेकिन इसका समाधान है, भविष्य में हमें सबको मिलकर के इसके समाधान खोजने चाहिए। मैं एक कृषि अर्थतज्ञ जो होते हैं, कृषि क्षेत्र के अर्थनीति से जिनका लगाव होता है या जिसका संबंध होता है, वो खासतौर पे इस तरह का एक इल्जाम जिन्हें कहते हैं, कह सकते हैं हम, कि वो ये कहते हैं कि एमएसपी की वजह से क्या हो गया कि चावल और गेहूं देश के गोदामों में इतने आ गए कि लगभग 4-5 साल वो देश के लिए काफी हो जाए, इतना एक साल में आ जाता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी न्यूज आती है, समाचार आते हैं, तो कहीं गोदामों में सड़ रहा है, कहीं रेलवे के कहीं ट्रैक पे गोदामों में सड़ रहा होता है, ऐसी तरह की खबरें भी आती है, बारिश में भीगता है। दूसरी ओर जो कपास का जो एमएसपी होता है, तो कहीं ना कहीं हर साल गोदामों में उनके भी आग लग जाती है खरीदने के बाद। तो ये जो अर्थनीति कृषि के तज्ञ जो कहते हैं, तो इस बात में कहां तक की सच्चाई है? अगर कुछ सच्चाई है तो इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, ये तो अच्छे तरीके से सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका एक समाधान है। समाधान ये है कि गेहूं और चावल के अतिरिक्त देश में ऐसी कौन सी जरूरतें हैं, जैसे कपास की आपने बात की, तो उन चीजों को उगाया जाए, उनके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। और इसके लिए जो है तो सरकार को नीतियां बनानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाई? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जो ये कृषि कानून आए, क्या इनसे जो ये समस्या है इसका समाधान हो पाएगा? अगर क्या इससे इसका समाधान हो पाएगा? इसमें इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो कृषि के जो एग्रीमेंट होंगे, जो कारपोरेट घराने हैं, वो जिस चीज में ज्यादा बेनिफिट होगा, उनको गेहूं में अगर ज्यादा बेनिफिट होगा तो गेहूं ही उगाएंगे, और उनको तो निर्यात करने की भी छूट दे दी है। अगर उनको आलू में बेनिफिट होगा तो आलू को ही उगाएंगे। तो इसके लिए तो सरकार की ड्यूटी थी, राज्य सरकारों की ड्यूटी थी, केंद्र के साथ मिलकर के देश में किस किस चीज की कितनी जरूरत है और उसको कैसे कैसे पूरा किया जाए, जो चीजें आज किसान पैदा नहीं कर रहा उनको प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको ज्यादा बेनिफिट दें उन चीज का, तो वो सरकार को करना चाहिए था। तो ये इसके लिए जो है एक तरह से सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और कृषि विशेषज्ञों ने अगर ऐसी राय दी तो उसका सम्मान करना चाहिए था इस तरह का।
तो ये मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं। आज दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन, वो आंदोलन ने बहुत जड़ पकड़ लिया। आप कह रहे हो कि 3-4 महीने से आंदोलन लगातार चल रहा है और पिछले महीने से 1 महीना लगभग हो गया, आज 29वां दिन है, वो आंदोलन चल रहा है। और आज हमें ये खबर आ रही है कि जो आंदोलन के लिए जिनका नाम देश में लिया जाता है, जो गांधीवादी नेता कहलाते हैं, अन्ना हजारे, तो उन्होंने एक बात उठाई है कि ये जो आंदोलन है इसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन ये सीमित आंदोलन है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक नया किसान आंदोलन खड़ा करने का एक चल रहा है, सिलसिला चल रहा है देश भर में। तो क्या आपको ये लग रहा है या इसमें राजनीति आ रही है या किसानों के आंदोलन में एक टकराव होने जा रहा है? इसके लिए आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, आज किसान बहुत बड़ा जागरूक हो गया है और अन्ना हजारे जी किसानों का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अन्ना हजारे ये समझते हैं कि ये किसान आंदोलन ठीक नहीं है या ये पूरी सभी जरूरतों को पूरा नहीं करने वाला, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अन्ना हजारे की बात अब देश में नहीं चलने वाली, क्योंकि अन्ना हजारे समर्थन करते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान संगठन हैं और किसान संगठन अलग अलग विचारधारा के संगठन भी किसान संगठन, तो अलग अलग विचारधारा के किसान संगठन जब इस पर एक मत हो गए हैं इस मुद्दे पर, तो अन्ना हजारे इतने दिन से कहां सोए हुए थे? जब ये किसान आंदोलन चल रहा तब क्यों नहीं आए वो? क्या उनको मालूम नहीं था? क्या उन्होंने अखबार नहीं पढ़े? क्या उन्होंने टीवी नहीं देखा? क्या उन्होंने इस मुद्दे को अच्छी तरीके से नहीं जाना? और अब वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये उनका सवाल उचित नहीं है, क्योंकि इस देश की मीडिया ने भी पहले उनको खालिस्तानी बताना शुरू किया, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं ऐसा बताना शुरू किया। फिर हरियाणा और पंजाब का एक झगड़ा है SYL का, पानी के मुद्दे का, वो उठाना शुरू किया, लेकिन तब ये आंदोलन नहीं डटा। और हरियाणा पंजाब के किसान इतने जागरूक हो गए हैं, उन्होंने अपने भाईचारे को खराब नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, भाई हैं, हमारा मुद्दा जमीन है और ये कृषि विरोधी जो काले कानून लाए गए हैं ये मुद्दा है हमारा, SYL का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने उपवास रखे SYL के लिए, तो वो सारे किसानों ने उसको दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। और इवन ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे आपको, किसानों के नाम पर रैली बनाई, उसमें मजदूर लोगों को शामिल किया और मजदूर लोग उसमें जो गए तो उनसे इंटरव्यू लिए पत्रकारों ने, तो वो कई यूट्यूब पर भी डाले गए, अब डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि एक साजिश और चल रही है अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी सरकार के खिलाफ या इन कानूनों के खिलाफ जो भी मुद्दा आता है वो डिलीट किया जा रहा है। लेकिन ये अब भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी की जो जुबान है वो सबसे बड़ा मीडिया है। जो मीडिया के लोग सोच रहे हैं और सरकार सोच रही है कि इस मीडिया से हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, गुमराह कर देंगे, तो इसलिए ये गुमराह नहीं होने वाला है। और बड़े जो फन्ने खा स्थापित जो इसे लोग हैं जिनको हम आंदोलनकारी कहते हैं, उनसे भी ये भ्रमित होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसान इतना जागरूक होगा, उनकी मैच्योरिटी की वजह से अलग अलग विचारधारा के संगठन एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने बातचीत करने का ढोंग रखा, उनके समर्थित जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको किसानी के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनके साथ बातचीत की और उनके साथ बातचीत के वो सरकार ने ढोंग रखा कि किसान नेता बात कर रहे हैं। वो कितने सिरे चढ़े, क्योंकि किसानों ने उनको नकार दिया। तो इसलिए अगर वो अन्ना हजारे के नाम से ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी, देश की जनता। ये देश का मुद्दा बन गया है, ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, इसमें दूसरे संगठन भी सक्रिय हो गई हैं। और ये जो मुद्दा है, ये जो किसानों की मांग है कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, तभी खत्म हो सकता है। लेकिन किसानों की समस्याएं केवल इससे खत्म नहीं होंगी, उसके बाद भी क्या नाम है, किसानों के समर्थन में अच्छी नीति बनाने की जरूरत है। वो देश की सरकारों को, जो भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, उनको बनानी चाहिए। लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है जो ये केंद्र सरकार है वो बहुत कुछ चीजें अपने अधीन करना चाहती है। जैसे इसमें 2.5% आड़ती को मिलता था और 6% राज्य को मिलता था, अब वो खत्म हो जाएगा। एक तरह से राज्य को 6% इनकम होती थी, वो अपने विकास कार्यों में लगाते थे। तो सारा जो केंद्र सरकार है सारी चीजें अपने अधीन करना चाह रहा है। और मुझे यहाँ पर तानाशाही की बू आ रही है। हरियाणा में 1000 स्कूल वो CBSE से जोड़ने जा रहे हैं, उसमें फीस शुरू कर दी है सरकारी स्कूलों में, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर। तो वो भी CBSE सेंट्रल बोर्ड से जोड़ने जा रहे हैं।
और ऐसे ही एक वन विभाग की झारखंड की नीति थी। वहां पर क्या था, जैसे कोयले से संबंधित है तो वहां वो वनों से निकलता है, तो वन है जो राज्य सरकार के अंडर है, तो राज्य सरकार ने उस पर कुछ पाबंदियां लगाई। पाबंदियां लगाने से झारखंड में, तो वहां के पाबंदी लगाने के बाद अभी 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि वहां जो वन है वो सेंटर के अधीन होने चाहिए, इस तरह की अंदर करने की उनकी योजना है। तो सरकार जिस भी, इससे फेडरल स्ट्रक्चर भी खत्म हो रहा है, संघीय जो ढांचा है हमारा संविधान के मुताबिक, जो राज्यों को हम कोई भी पावर नहीं देंगे, धीरे धीरे उनकी पावर को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो आम जनता पर, उन राज्यों की क्या स्थिति हो गई। जैसे झारखंड में तो मुख्यतः कोयले की खानों माइंस पर ही एक तरह से निर्भर हैं लोग, और वहां के, और वो भी उसमें भी बड़े पूंजीपतियों का कब्जा है एक तरह से। तो इस तरीके से वन को कब्जे में लेकर के केंद्र सरकार वहां अपने जो है अधिपत्य ज्यादा स्थापित करना चाहती है। तो ये सारा केंद्र सरकार ऐसे जो कानून लेकर आ रही है वो उचित नहीं है। ऐसे निर्णय ये आम जनता के लिए भी घातक होंगे, संविधान के लिए भी घातक होंगे, और जो हमारा संघीय ढांचा है उसके लिए भी खतरनाक होंगे आज। इसलिए देश के संविधान को, देश के संघीय ढांचे को बचाने की भी हर नागरिक की जिम्मेवारी है। आज प्रत्येक नागरिक को इसको बचाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यह बहुत आपने एक सटीक बात कही है कि केंद्र की जो रणनीति रही है वो कैसे चल रही है। लेकिन मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि देश के जो विभिन्न राज्य है जो संघीय ढांचे में आते हैं, तो विभिन्न राज्यों में अगर हम देखते हैं तो वहां की राज्य सरकार जो होती है, वहां की स्थानिक सरकार जो होती है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों के परिवारों से आने वाले वहां पर सत्ताधीश होते हैं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है विगत महीने से, और लगभग 4-5 महीने से उनके अपने हर एक स्टेट में चला, तो ये हर राज्य का जो सत्तासीन वर्ग है, जो सत्ताधारी है राज्य के, वो इस कानून के संदर्भ में वो खुलकर क्यों कहना नहीं चाहते, क्यों अपनी रणनीति वो किसानों के हित में रखना नहीं चाहते, ऐसा क्या हो रहा? इसमें आपकी बात, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। एक तो उन किसान नेताओं को ये जो कृषि से संबंधित और भारत के संविधान से संबंधित, मुझे लगता है कि पूर्ण जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है उन्होंने पूरी मतलब दिल्ली तमन्ना से इस पर काम नहीं किया। तो इसके लिए अगर जैसे हम हरियाणा में देखें, जैसे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल हैं या कैप्टन अमरिंदर है, वो किसान परिवारों से आते हैं, या जैसे लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, वो भी किसान परिवारों से, किसान जातियों से आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे शिवराज सिंह चौहान है या और, तो इसके लिए सभी ये नेता लोग जिम्मेवार हैं। ये नेता लोग, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नेता लोग हैं, इन लोगों ने फूले अंबेडकर की विचारधारा थी, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, या दीनबंधु सर छोटूराम की विचारधारा, पेरियरी रामास्वामी नायकर की विचारधारा, और ललई सिंह यादव की विचारधारा, तो पंडित अयोध्यादास की विचारधारा, तो जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की विचारधारा, महाराज सिंह भारती जी की विचारधारा, जो भी हमारे किसान और मजदूर जातियों से जो नेता पैदा हुए, तो उनकी कृषि नीति क्या कहती है, वो किस तरह की कृषि नीति चाहते थे, उसको इन्होंने पढ़ना चाहिए था, उस पर शोध करवाने चाहिए थे, तो वो नहीं किए गए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कैसी कृषि नीति चाहते थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी कैसी कृषि नीति चाहते थे, और पेरियर ललई सिंह यादव जी कैसी कृषि नीति चाहते थे। तो ये हमारे जो किसान नेता हैं, ये उनकी जिम्मेवारी थी, वो उसको पढ़ते, स्टडी करते, और भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, कृषि से संबंधित क्या क्या कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकती है, तो इन लोगों ने नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये किसी और आदमी के, किसी और विचारधारा के इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग ने जब ये काम नहीं किया तो ये उसके लिए जिम्मेवार है। तो इसलिए ये लोग, मैं ये मानता हूं ये जिम्मेवार हैं, इन्होंने किसानों के हक में काम नहीं किया, चाहे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो बाबूलाल गौर हो, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, ये सारे लोग, शरद पवार जी भी, शरद पवार जी ने कौन से किसानों के हक में नीतियां बनवाई?
तो इसके लिए सारे लोग जिम्मेवार हैं जो किसान नेता है आज। इसलिए मैं किसानों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे किसान नेताओं को भी नकारे, उनको नकारने का मौका है। और इस किसान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने नकारा, उनकी स्टेज पर कोई भी जो राजनेता जा रहा है उसको वो वहां से बोलने का समय भी नहीं दे रहे। ये उसका सबूत है कि उन नेताओं को नकार करके ये आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये उनके इशारे पर नहीं है जो भाजपा बार बार कह रही है। कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, वो जो पार्टियों के जो लोग हैं, किसी भी पार्टी के नेता को वो अपनी स्टेज से वक्तव्य देने का समय नहीं दे रहे। ये इसका सबूत है कि जो किसान जो आंदोलन है वो सही दिशा में बढ़ रहा है। और एक जो योगेंद्र यादव जी हैं स्वराज इंडिया से, वो किसानों के साथ मिले हुए हैं, वो शुरू से मिले हुए हैं और वो उनकी इस आंदोलन में। इसके अलावा कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के किसी भी व्यक्ति को वो स्टेज से साझा करने का समय नहीं दे रही है, इसका सबूत है। तो इसलिए जो इस तरह का है उन किसान नेताओं को भी नजरअंदाज इस आंदोलन ने कर दिया है और वो इसके लिए जिम्मेवार हैं कि उन्होंने कृषि के हित में, मजदूर के हित में बढ़िया कानून क्यों नहीं बनवाए। इसके लिए वो जिम्मेवार है, इस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते। सुरेश कुमार द्रविड़ जी, आपने आज किसानों के संदर्भ में, किसानों के आंदोलन के संदर्भ में, नए कानूनों के संदर्भ में और आज तक चल रही किसान नीति के संदर्भ में इन सारे विषयों पे विस्तार से बात की। आपने जो हर स्टेट के जो सत्तासीन लोग हैं, जो किसानों के परिवारों से आते हैं, उनके संदर्भ में भी आपने एक सटीक बात रखी। और हाल के केंद्र के सरकार की रणनीति कैसी रही है उससे लेकर अन्ना हजारे तक कर आपने आपकी सारी जो मत प्रणाली है खुलकर रखी, सटीक तौर पे रखी। त्रिवेज मीडिया के लिए आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, आपका एक कीमती समय देने के लिए। और आप एक मिनट में इसमें एक ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक लेख लिखा, ये 19 दिसंबर 2020 को लिखा। वो जो इस लेख में लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्रों में भी कृषि सुधार कानून का वायदा किया था और उसके साथ साथ जो अन्य राज्यों को भी वो कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून हम लेकर के आए, उन्होंने, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये आज तक बयान नहीं दिया, लेकिन इस लेख में वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जो ये कृषि नीति लेकर गए तो ये तो कांग्रेस की ही देन है। वो ये ऐसा इस अखबार में सिद्ध कर रही हैं कि ये जो है स्थिति मंडी कानून में बदलाव को लेकर है, कांग्रेस खुद इस प्रस्ताव को लेकर आई और शरद पवार ने तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानून में बदलाव करने को लेकर पत्र भी लिखे। ये बात वो इस लेख में लिख रही है। तो इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा एक ही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कांग्रेस और भाजपा एक ही है। और कांग्रेस, क्योंकि लगभग 165 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस में थे आज वो बीजेपी में है। इससे ये सिद्ध हो रहा कांग्रेस और भाजपा एक ही है, वो एक जैसी नीति मतलब के देश में स्थापित करना चाहते हैं। और इसमें ये किसान नेता शरद पवार जी, जिन पर बहुजन समाज को गर्व होना चाहिए कि अच्छी नीति वो बनवाएंगे, वो इसमें शामिल है। वो पीछे का उदाहरण दे रहे हैं। अगर ये उदाहरण गलत है तो इस मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको मुकदमा ठोकना चाहिए, शरद पवार जी को। अगर उन्होंने ये बात गलत लिखी है इस अखबार में, और अगर ये है तो, लेकिन मोदी जी भी ये नहीं कह रहे कांग्रेस की नीतियां थी ये जो मैं लागू कर रहा, वो इसलिए नहीं कह रहे, इसका श्रेय फिर कांग्रेस को चला जाएगा। तो इसलिए आज किसान और मजदूर को समझने की जरूरत है, जो मौजूदा जो पार्टियां हैं वो एक जैसी हैं। हमें कोई नया विकल्प देश में देना चाहिए, नया विकल्प खोजना चाहिए। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, इनके अलावा विकल्प नहीं है, क्या देश में लोग मर गए हैं? क्या देश में बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं? तो इसलिए अगर अब तक की राजनीतिक पार्टियों ने सही निर्णय नहीं लिए, संविधान के मुताबिक सही नीतियां नहीं बनाई, तो अब संविधान के मुताबिक नीतियां बनाने का समय आ गया है और संविधान की राजनीति अब देश में चलने वाली है। और मैं वामसेप संगठन से संबंध रख रहा हूं, जिससे हमने भी अभी किसानों के समर्थन में भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत BS4 अभियान के तहत पीपल सोशल एक्शन मीटिंग 20,000 पीपल सोशल एक्शन मीटिंग करने का निर्णय लिया है।
और ये देश के सामने असलियत रखने का एक निर्णय है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अब तक की सरकारों ने देश के लिए क्या किया और संविधान के मुताबिक क्या करना चाहिए था, संविधान के मुताबिक क्यों नहीं किया गया, संविधान कैसे लागू हो सकता, संविधान के मुताबिक कैसे नीतियां बनाई जा सकती हैं। हम इस प्रक्रिया में BS4 अभियान हमने इसमें किसी संगठन का नाम नहीं दिया, हमने सभी संगठनों को मिला करके ये कार्यक्रम बनाया, सभी संगठनों को हम इसमें शामिल करेंगे। ऐसी हम इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर लेकर जाने वाले हैं। जो भी फुले अम्बेडकरी आंदोलन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सभी संगठनों को मिला करके इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये इसी के साथ मैं आपसे रजा चाहता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी। हाँ सर। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने जो अमूल्य समय दिया और आपकी जो अगले आने वाली जो कार्य प्रणाली है उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय भीम।